नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक पीपुल एंड इन्वायरमेंट यानी मानव एवं पर्यावरण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। यह इस कड़ी का पहला वीडियो होगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में आप बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पेपर 1 संबंधित वीडियो एकदम पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का आरंभिक वर्ष है। आपको बताओ कि वर्ष 2000 ईस्वी यानी कि 2000 एडी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का आरंभिक वर्ष है। इसी वर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हुई सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में विकास संबंधी 8 उद्देश्यों को स्वीकार किया गया था। कितने? 8 उद्देश्य। इन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। इन 8 उद्देश्यों को वर्ष 2015 तक पूरा कर लेना था। कब से कब तक? 2000 से 2015 तक। इन 8 लक्ष्यों में शामिल थे भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा था लिंग की समानता यानी लड़का लड़की बराबर हो तथा महिला सशक्तिकरण, चौथा शिशु मृत्यु दर घटाना, पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना, छठा था HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, सातवां पर्यावरण सततता और आठवां था वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ये 8 लक्ष्य रखे गए थे किसके? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के। और इसका काल था 2000 से 2015 ईस्वी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है, नोट कर लीजिएगा। अब इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत ने एक मिनट, इसमें विकल्प हम लगा देते हैं। 2000 इसका सी उत्तर सही हुआ। अब अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के किन उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। मतलब हमारा देश जो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो मैंने 8 गोल्स अभी आपको बताया उनमें से किन किन गोल्स को पूरा कर लिया है। पहला है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। तो हमने इस पे अच्छा काम किया है। करीब करीब हमने भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने वाला लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दूसरा है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। तो हमने इस लक्ष्य को भी पूरा कर लिया है। प्राइमरी लेवल का एजुकेशन सबके लिए मुहैया है। तीसरा है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। इसमें हम अभी बहुत पीछे है। कुछ राज्य, केरला जैसे राज्य है जहाँ की लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, पर अगर बात करें लिंग समानता की तो हरियाणा ऐसे स्टेट सब भी है। सारे स्टेट्स की स्थिति खराब ही है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति 900, 950, 800, 850 ऐसे करके है। तो ये स्थिति वाकई में चिंताजनक है। तो लिंग समानता व महिला सशक्तिकरण वाली जो बात है, पुरुष और महिला समान होनी चाहिए, इसमें हमें काफ़ी काम करना बचा हुआ है। तो ये लक्ष्य हम अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इससे अगला लक्ष्य है, चौथा नंबर, डी नंबर विकल्प है शिशु मृत्यु दर घटाना। तो इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर चुके हैं। शिशु मृत्यु दर बहुत हद तक घटा चुके हैं। पांचवा है HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। बिल्कुल, हम एड्स मलेरिया इस सब से छुटकारा पा चुके हैं। आज तो मलेरिया वाली जो हमारी दवा है वो भी बड़ी आजकल प्रसिद्ध हो गई है। नाम आप में से कितने को उच्चारण आता है पता नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ सबको आता रहे। और मैं अभी उच्चारण करके सुना देता हूँ मलेरिया की दवा का, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये दवा जो है सो जो अमेरिका भी कुछ दिन पहले लिया था, तो हम लोग मलेरिया पर क्या है काबू पा चुके हैं। तो इस हिसाब से इसका विकल्प ABDE यानी कि विकल्प डी सही जवाब होगा। हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संपोषणीय विकास के लक्ष्यों में शामिल है। संपोषणीय विकास का लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके लक्ष्य में पूछता है कौन कौन शामिल है। वर्तमान में विकास करे बिना भविष्य का
वर्तमान में विकास करें बिना भविष्य को नुकसान किए। मतलब हमारे वर्तमान में हम डेवलपमेंट करें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन भविष्य को नुकसान नहीं करें। ये बिल्कुल सही कथन है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि हम आगे बढ़े पर दूसरे का पैर खींच के नहीं, खुद उन्नति करें अपनी मेहनत की बदौलत, अपने समर्पण की बदौलत, लेकिन दूसरे का नुकसान किए बिना। ये नहीं कि दूसरे का कॉपी चुरा के एग्ज़ाम में टॉप कर गए। जो टॉपर है पहले से, हम सेकंड कर रहे हैं वो फर्स्ट कर रहा है, हम सेकंड है फर्स्ट की कॉपी ले लिए और उसका कॉपी खोआ दिए तो हम भी फर्स्ट कर जाएंगे, इस टाइप से नहीं। मतलब विकास करना है तो पेड़ पौधे को हो या जो भी काम करे तो उसमें उस सब को ऐसे मतलब नुकसान पहुंचाए बिना विकास करे, ताकि भविष्य को कोई समस्या ना हो। तो ये पहला लक्ष्य है। दूसरा, इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य व 169 उद्देश्य शामिल है। बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल के अंतर्गत 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य शामिल है, और इसको पूरा करने का काल जो है सो वही 2015 से 2030 रखा गया। ये डी विकल्प भी सही है। और सी विकल्प जो है इसके अंतर्गत सबका साथ और सबके विकास का ये मूल उद्देश्य है। मतलब सबका साथ रखना और सबका विकास करना है। साथ ही हमें बदलते वक्त में विश्व में गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है, यानी कि गरीबी जो समस्या पूरे विश्व के सामने, इसको भी समाप्त करना है। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के SDG के लक्ष्य हैं, और इसका काल है 2015 से 2030 के बीच इसका समय रखा गया है। तो 3 जो विकल्प है इसमें हमारा ये सारा का सारा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसमें डी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों में शामिल है। मतलब वायु प्रदूषण के बैड इफेक्ट में शामिल है। इससे अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपको अम्लीय वर्षा के बारे में बताऊं कि वायुमंडल में विद्यमान, मतलब वायुमंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक एसिड। और वर्षा के जल में कार्बनिक अम्ल मिले होने के कारण वर्षा के जल का pH सामान्य से कम लगभग 6.5 हो जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है ये इन सब से वजह से जो वायु प्रदूषण होता है, ये वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में विद्यमान रहती है। कौन? सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। वर्षा जल को अवशोषित कर उसका pH क्या कर देती है ये, और घटा देती है। और कम pH का मतलब क्या है कि माध्यम में एसिडिटी का इंक्रीज होना, अम्लता का बढ़ना, यही अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है अतिसार, लोगों में अतिसार व हैजा के खतरे बढ़ रहे। नहीं, वायु प्रदूषण के कारण अतिसार व हैजा नहीं, जल प्रदूषण के कारण अतिसार व हैजा के खतरे बढ़ते हैं। भी विकल्प गलत है। तीसरा है इसी से फैले कोहरे के कारण प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो लोग रहते थे तो प्रदूषण के कारण उनको जो है सो गर्मी में भी, ठंडी में भी, दिन में भी कोहरे छाए रहते थे। रात की तो बात हटा दीजिए। तो वो सब एयर पॉल्यूशन के कारण, वायु प्रदूषण के कारण हो रहे थे। जब से ये कोरोना के कारण पूरा लॉकडाउन हुआ है तो पूरे विश्व में मौसम साफ़ हुआ है और ये प्रदूषण घटा है, तो दृश्यता जो है मतलब विजिबिलिटी वो एकदम सामान्य हुई है। और ये जो कोहरा जो फैलता है इसी के कारण आँखों में जलन भी होती है और सांस में भी कठिनाई होती है। डी नंबर विकल्प है वायु प्रदूषण से ही तापमान बढ़ता है। बिल्कुल, वायु प्रदूषकों में ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस शामिल रहते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं। इसी को हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये जो हमारा प्रश्न था इसमें मतलब कि ACD ये विकल्प सही है। तो इस हिसाब से इसका विकल्प B सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों में शामिल है। मतलब जो एसिडिक रेन होता है उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। झीलों, तालाबों, नदियों आदि का जल अत्यधिक अम्लीय हो जाता है जिसे स्टोन कैंसर कहा जाता है। नहीं, ये बात सही है कि झील, तालाब, नदियों आदि का जल ये अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय हो जाता है। इसे स्टोन कैंसर नहीं कहते हैं, इसे अम्लीय सदमा, एसिडिक शॉक कहते हैं। और प्राचीन इमारतों का जो क्षरण होता है इसे स्टोन कैंसर कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, उल्टा होगा। अम्लीय वर्षा में पौधों में उपस्थित पर्णहरित का विघटन होता है। बिल्कुल, इससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। बिल्कुल, अम्लीय वर्षा से मिट्टी की उर्वरता घटती है तथा
जब ये उसकी उर्वरता फर्टिलिटी ही घट जाएगी तो उपजाऊ में क्या होगा, जो मतलब उपजना होगा वो घटेगा। ये जो पौधे या जो कुछ भी उसमें बीज बोएंगे वो क्या होगा, सही से ग्रो नहीं करेगा। तो ये सारी नुकसान मतलब होंगे। तो इस हिसाब से इसका विकल्प सी और डी ही सही है। तो आंसर सी हो जाएगा, सी डी। फुसफुसाहट के वक्त ध्वनि की तीव्रता होती है। हम कभी भी जब फुसफुसाते हैं तो ध्वनि की तीव्रता ना 30 डेसिबल होती है, 30। सामान्य कुछ नोट कर लीजिए कि सामान्य श्रवण की, सामान्य रूप से हमें सुनने की सीमा जो होती है वो 20 डेसिबल होती है। सामान्य जो हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो 50 से 60 डेसिबल में, और 75 डेसिबल के बाद या 75 डेसिबल से सुनने की क्षमता में गिरावट होने लगती है, और 90 डेसिबल तक मांसपेशियों में उत्तेजना हो जाती है। तो ये जो विकल्प सी है इसका, फुसफुसाहट के वक्त ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिबल होती है। बिजली का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पूछ रहा है। हम जानते हैं कि बिजली कैसे उत्पादन होता है, कोयला से होता है, फिर पन बिजली से होता है, सौर ऊर्जा से होता है, पवन ऊर्जा से होता है, सबसे बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन बिजली उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स मांग रहा है, स्रोत मांग रहा है। तो बिजली उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है पन बिजली, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यह ऊंचाई से बहा रहे पानी के बल का उपयोग कर बिजली उत्पन्न करता है। मतलब बहुत ऊंचा से जो पानी बहता रहता है, बांध बनाकर किसी टाइप से बिजली उत्पन्न करता है। इसमें पानी को बांधों में संग्रहित कर संभवित ऊर्जा को वो क्या किया जाता है, गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित किन रसायनों से कैंसर हो सकता है। मतलब कैंसर के बारे में पूछ रहा है कि किन किन रसायनों से कैंसर बीमारी हो सकती है। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आर्सेनिक, बेरिलियम, सिलेनियम, सीसा, क्रोमियम, ये विकल्प है। इसमें से किन किन से कैंसर बीमारी हो सकती है। तो आपको बताओ कि आर्सेनिक, बेरिलियम, फिर सीसा और क्रोमियम, इन सब से कैंसर हो सकता है, लेकिन सिलेनियम से कैंसर नहीं हो सकता है। सिलेनियम जो है, सिलेनियम, इससे कैंसर नहीं हो सकता है। सिलेनियम से क्या होता है कि सिलेनियम के कारण हमारे बाल झड़ते हैं, बालों का झड़ना होता है, और उसके बाद सिलेनियम से बालों के झड़ने के साथ साथ त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं। तो विकल्प ए, बी, डी, ई इसका सही जवाब है, यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अब है प्रदूषक व उसके दुष्प्रभावों को देखकर उचित मिलान का चयन कीजिए। यहाँ प्रदूषक दिया हुआ है, फिर उसके दुष्प्रभाव दिए हुए हैं। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन से, अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि क्लोरीन से आँख नाक गले में जलन होता है, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड से नाक कान गले में जलन होता है। ओजोन से आँख नाक गले में जलन होता है। मतलब बताइए आँख नाक गले में जलन के लिए कितने सारे गैस जिम्मेदार है। क्या ये सारे कथन सही है। आपको बतलाऊँ कि क्लोरीन से आँख नाक गले में जलन होता है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ इसमें आँखों में सूजन तथा खांसी की बीमारी भी होती है। दूसरा जो हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे बिल्कुल नाक कान और गले में जलन होता है। और ओजोन, इससे भी आँख नाक गले में जलन होता है। दमे की बीमारी और वातावरण में स्मॉग बनना, ये सब भी ओजोन के कारण ही होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड से नाक कान गले में जलन के साथ साथ लकवा भी हो सकता है। तो सारे के सारे विकल्प सही हैं। अब ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। दिसंबर 2008, फरवरी 2005, फरवरी 2006 और जनवरी 2010। ये सारे आपके विकल्प हैं। इसमें से जो आपको सही लगता है क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आप उसमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिन जिनके जवाब सही होंगे, अगले इससे संबंधित जो पीपल एंड एनवायरनमेंट का दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों के सही जवाब वाले के नाम वीडियो में लूँगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। इस तरह हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। इसी तरह हम पेपर 1 के सारे टॉपिक आपको करीब 15 पार्ट यानी कि 150 प्रश्न लाके किसी भी टॉपिक की बैंड बजा देंगे। उसका टॉपिक का एक कोना भी नहीं बचेगा कि जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या आपको समझ में ना आया हो। बस आप लोग वीडियो देखते वक्त नोट्स ज़रूर बनाएं और
साथ ही में पेपर 1 के अन्य वीडियो हेतु हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको हर एक टॉपिक पर सबसे आसान भाषा में वीडियो मिल जाएंगे। खासकर आप अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के 6 पार्ट जरूर देखें, क्योंकि यह पेपर 1 के सबसे मुश्किल टॉपिकों में से एक है और इसका मैंने एकदम सिंपल भाषा में 60 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे लाल बटन दबा कर चैनल सब्सक्राइब कर चैनल के प्रति तथा आप अपने पढ़ाई के प्रति पेपर 1 के प्रति कितने जुनूनी हैं इसको भी दर्शाएं और साथ में पेपर 1 के अन्य वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें।